दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चे को जान से मारने के लिए उसे ओवन में बंद कर दे? जी हाँ, सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन आज की हमारी इस स्टोरी में आप ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। पेरेंट्स अपनी बेटी को जान से मारने के लिए काफी प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम है केस 39, सो एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लिली। वो अपने कमरे में आराम से सो रही थी, लेकिन बाहर खड़े उसके माता पिता उस पर नजर रखे हुए थे। फिर लिली उनको कहती है कि मैं आपको देख सकती हूँ। उस समय लिली के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये है एमिली, जो कि एक सोशल वर्कर है और ये बच्चों की सुरक्षा के लिए भी काम करती है। इसका काम है ऐसे मामलों को देखना जहां बच्चे के माता पिता उन पर अत्याचार करते हों। आज एमिली के पास एक ऐसा ही केस आया है और ये केस है उसी लड़की लिली का। एमिली के लिए ये केस 39वां केस है और इसी कारण से इस मूवी का नाम है केस 39। फिर एमिली इस केस की छानबीन करने के लिए लिली के घर जाती है और वहां जाकर उसके माता पिता एडवर्ड और मार्गरेट से मिलती है। लेकिन लिली की मदर मार्गरेट एमिली से बड़े ही रूड तरीके से बात करती है और कहती है कि लिली बिल्कुल ठीक है, हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन एमिली उसको इग्नोर करके लिली को बुलाने लगती है। उस समय लिली बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। फिर वो अपने माता पिता से दूर खड़ी हो जाती है, जैसे कि वो उनसे डरती हो। ये सब देखकर एमिली को पूरा यकीन हो जाता है कि लिली इस समय परेशान है और उसको हेल्प चाहिए। फिर ऑफिस आने के बाद वो ये सारी बातें अपने सीनियर वैन को बताती है, लेकिन वैन कहता है कि बिना सबूत के हम उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए हमें उनकी इंटेरोगेशन करनी होगी। फिर वो लिली और उसके पेरेंट्स को ऑफिस में बुलाते हैं और वहां एमिली उनसे सवाल जवाब करती है। एमिली कहती है, आपकी बेटी क्लास में सो जाती है, क्या वो घर में नहीं सो पाती? क्या घर में उसको डर लगता है? और तो और शायद इसी वजह से लिली के ग्रेड्स भी पिछले 3 महीनों में अचानक से ए से डी हो गए हैं। लेकिन लिली के माता पिता उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अब से लिली का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर एमिली लिली से अकेले में बात करने के लिए ले जाती है और उससे उसकी परेशानी पूछती है। फिर लिली रोते हुए कहती है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत नफरत करते हैं और वो मुझे नर्क में भेजने की बातें करते हैं। अब वैन और एमिली लिली का ये बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय लिली अपने बयान से मुकर जाती है। शायद वो अपने पेरेंट्स से डरी हुई थी। अब चाइल्ड सर्विस वालों के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वाइन एमिली को इस केस को छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन एमिली को तो लिली की ही फिक्र खाए जा रही थी। फिर वो डिटेक्टिव माइक के पास जाती है और उसे भी ये सब कुछ बताती है, लेकिन माइक कहता है कि बिना सबूतों के हम उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तुम सबूत लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। फिर अगले दिन एमिली लिली के स्कूल में जाती है और वहां जाकर एमिली को अपना नंबर देती है ताकि इमरजेंसी के टाइम वो उसको कॉल कर सके, और साथ में वो उसको यकीन दिलाती है कि जब भी तुम मुझे फोन करोगी मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहुंच जाऊंगी। फिर रात को एमिली अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त डग के पास कॉल करती है, लेकिन डग का फोन उस समय बंद आ रहा था। फिर एमिली सोने की तैयारी करती है, लेकिन ठीक उसी समय उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल लिली की थी। उस समय वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर लिली एमिली को बताती है कि मैंने उनकी बातें सुनी है, वो आज रात मुझे खत्म करने वाले हैं। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मुझे नींद भी आ रही है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। और इतने में फोन कट हो जाता है। फिर एमिली जल्दी से लिली के घर जाने के लिए निकल पड़ती है और साथ में माइक को भी हेल्प के लिए बुला लेती है। उस समय लिली के माता पिता लिली को नींद में ही उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर ओवन के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन ओवन में डालते ही लिली की नींद खुल जाती है। फिर वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और बार बार अपने मॉम डैड को कहती है प्लीज मुझे मत मारिए, लेकिन एडवर्ड और मार्गरेट बिना उसकी बात सुने ओवन चालू कर देते हैं। इतने में माइक और एमिली भी लिली के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनको लिली के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए माइक दरवाजा तोड़ने लगता है। फिर जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आते हैं, एमिली लिली को ओवन से बाहर निकाल लेती है और फाइनली उसको बचा लेती है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन लिली के केस की सुनवाई थी। तभी जज साहब लिली के पेरेंट्स को साइकेट्रिक वार्ड में भेज देते हैं, क्योंकि अपनी बच्ची को ओवन में डालकर मारने जैसा काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये काम जरूर मानसिक रोगी ही कर सकता है। फिर जज साहब लिली को भी काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं, जो कि एमिली के सबसे अच्छे दोस्त डॉक्टर डग के पास भेजते हैं। वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और वही एमिली को भी थेरेपी दे रहे थे। तभी लिली को बताया जाता है कि जब तक उसे कोई फोस्टर पेरेंट्स नहीं मिल जाते तब तक उसे चाइल्ड सेंटर में ही रहना होगा।
लेकिन लिली तो एमिली के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपके साथ रहना है। लिली का मासूम चेहरा देखकर एमिली को उससे हमदर्दी हो जाती है। अब वो भी उसको अपने साथ ही रखना चाहती थी, इसलिए वो जज के पास जाकर उनको समझाने लगती है कि लिली इस समय बहुत ही दुखी और निराश है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और जब तक फोस्टर पेरेंट्स नहीं मिल जाते तब तक मैं उसको अपने पास रखना चाहती हूँ। फिर जज साहब उसको इस बात की अनुमति दे देते हैं। अब लिली एमिली के घर जाकर बहुत खुश थी। तभी रात को एमिली एक हर्बल टी बनाकर उसको पिलाती है ताकि उसको बढ़िया सी नींद आ जाए, क्योंकि अक्सर वो रातों को सो नहीं पाती थी। फिर नेक्स्ट डे एमिली लिली के पुराने घर जाती है ताकि वहां से उसका सामान ला सके, लेकिन एमिली को तो वो घर बहुत ही अजीब लगता है। वो देखती है कि लिली के रूम की हर दीवार पर क्रॉस के साइन बने हुए हैं और दरवाजे पर भी एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उस समय डॉक्टर डग सभी बच्चों के साथ ग्रुप काउंसलिंग कर रहे थे। वहां पर एक डियागो नाम का लड़का भी मौजूद था। फिर वो डग को कहता है कि स्कूल में सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, कहते हैं मेरे मॉम डैड बहुत ही बुरे इंसान हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा सकता, लेकिन मुझे उनको खोने से डर भी लगता है। तभी नेक्स्ट डे जब एमिली वैन के पास जाती है तो वैन उसे बताता है कि कल रात डियागो ने अपने घर में घुसकर अपने सोते हुए मॉम डैड को मार डाला। फिर एमिली क्राइम सीन पर जाती है और वहां पर लगा खून देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे एक 10 साल का बच्चा अपने माता पिता को इतनी बेरहमी से मार सकता है। फिर वो डियागो से मिलने के लिए जाती है और डियागो रोते हुए कहने लगता है कि मैंने अपने मॉम डैड को मार डाला। अब एमिली डियागो को लेकर बहुत ही ज्यादा निराश थी, क्योंकि डियागो का केस भी वही संभाल रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि डियागो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर उसने अपने मॉम डैड को क्यों मारा, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। तभी लिली उसको परेशान देखकर पूछती है कि क्या आपका काम बहुत मुश्किल है। फिर एमिली उसको बताने लगती है कि लोग बच्चे पैदा करने के बाद ये सोचते हैं कि उनको ये बच्चा नहीं चाहिए था, काश ये सब वो पहले सोच लेते। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हमेशा ही अपने आप को दोष देते हैं, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मेरे साथ भी ये बचपन में हो चुका है। मैं आज तक कभी भी अपने डैड से नहीं मिली और मेरी मॉम तो नशे की आदी थी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई और तभी से मैं अकेली हूँ। फिर नेक्स्ट डे एमिली देखती है कि लिली कुछ छुपा रही है और फिर जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लिली एमिली की मॉम की तस्वीर छुपा रही थी। फिर लिली उनको सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मैं तो बस आपके बारे में जानना चाहती थी। फिर जब वो माइक से जाकर मिलती है तो माइक उसको बताता है कि जिस रात डियागो ने अपने पेरेंट्स को मारा उस रात तुम्हारे घर से किसी ने डियागो को कॉल थी। अब सोचने वाली बात यह है कि तुम्हारे अलावा उस घर में सिर्फ लिली है। अब एमिली ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर माइक लिली से इस बारे में बात करने लगता है, लेकिन लिली उसको साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि मैंने किसी को भी फोन नहीं किया। फिर एमिली जाती है डियागो से मिलने के लिए और वो उससे उस कॉल के बारे में सवाल करती है, लेकिन उस समय डियागो पूरी तरह से शांत था। तभी उसका अचानक से दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर एमिली जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और होश में आने के बाद डियागो से फिर से वही सवाल करती है। अब की बार डियागो उसको बता देता है कि लिली नहीं किसी आदमी ने मेरे पास फोन किया था और ये बात सुनकर एमिली की फट जाती है, क्योंकि उसके घर में कोई भी आदमी नहीं है। उस समय डॉक्टर डग लिली की काउंसलिंग कर रहे थे। फिर वो उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें किसी से डर लगता है, लेकिन उल्टा वो डॉक्टर से ही सवाल करने लगती है कि पहले आप बताओ कि आपको किस चीज से डर लगता है। अब बच्ची समझकर डॉक्टर डग उसको सारी सच्चाई बता देते हैं कि मुझे कीड़ों से डर लगता है। फिर लिली भी अपना डर बताने लगती है कि मैं अपने आप से डरती हूँ, मुझे लोगों के बारे में बुरे ख्याल आते हैं, मुझे आपके बारे में भी ख्याल आते हैं, आप इतने अच्छे क्यों हो। अब लिली की ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर डग को वो अब नॉर्मल लगती है। फिर वो एमिली को कहते हैं कि मैंने आज तक कई बच्चों से बात की है, लेकिन पहले कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। शायद लिली मुझको धमका रही थी। लिली को किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मैं कल ही अपने सीनियर को भेज दूंगा। अब एमिली को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तभी रात के समय डॉक्टर डग के पास किसी अननोन पर्सन का फोन आता है और फोन पर एक अजीब सी आवाज आती है, इसलिए डग जल्दी से फोन काट देता है। तभी एक कीड़ा डग के कान में घुस जाता है, लेकिन डग उसको जल्दी ही निकाल फेंकता है। तभी बहुत सारे कीड़े उसके कान में से निकलने लगते हैं। फिर वो ये सब देखकर चिल्लाने लगता है। अब उसको ऐसा लगता है कि वो सभी कीड़े उसकी पीठ पर जाकर बैठ गए हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए वो जल्दी से अपनी शर्ट निकालता है। तभी देखते ही देखते उसकी आंख, कान और नाक में से कीड़े निकलने लगते हैं और उनसे बचने के चक्कर में उसका सिर बाथरूम में लगी रोड में घुस जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, असल में वहां पर कोई भी कीड़ा नहीं था,
ये सब डग का वहम था। अब एमिली भी डग की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। फिर डग को दफनाने के वक्त लिली जब एमिली का हाथ पकड़ती है तो एमिली अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर घर जाते वक्त लिली एमिली से सवाल करती है कि क्या आपको ये सब मेरी गलती लगती है, लेकिन एमिली कहती है कि वो तो बस एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो जाकर माइक से मिलती है और उसको बताने लगती है कि लिली ने माइक को धमकी दी थी, अब मुझे लिली पर शक हो रहा है। फिर वो लिली के डैड और मोम से मिलने के लिए जाती है। लिली की मोम की हालत तो कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो लिली के डैड से मिलती है। एमिली को देखते ही वो उससे सवाल करता है कि किसकी मौत हो गई है, जरूर तुम्हारा कोई करीबी होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने, वो लड़की कोई मासूम लड़की नहीं है जिसको बचाकर तुमने कोई महान काम किया हो। वो तुम्हें और तुम्हारे सारे करीबी लोगों को मार डालेगी क्योंकि तुमने उसको नहीं चुना, उसने तुम्हें चुना है। वो भविष्य देख सकती है और उसे पता था कि तुम उससे मिलोगी। फिर एमिली डरते हुए पूछने लगती है कि वो है कौन। फिर एडवर्ड उसको बताता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, उसके अंदर एक शैतान की आत्मा है, वो भी बचपन से। जब से वो आत्मा मेरी बेटी के अंदर आई है उसने एक एक करके मेरे सभी करीबी लोगों को मार डाला। वो लोगों को अपने हाथों से नहीं मारती बल्कि उनको उनके डर को लेकर ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि अपने डर की वजह से ही उन लोगों की मौत हो जाती है। उसने मेरी 3 बहनों को मार डाला और मेरी वाइफ के 2 भाइयों को भी। अब हर इंसान किसी न किसी चीज से तो डरता ही है और उस डर का फायदा उठाकर वो लोगों को मार देती है। अब उसको मारने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें उसको सोते वक्त मारना होगा। लेकिन वो रातों को तो सोती ही नहीं, हर रात जागती रहती है और बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो रात को सो पाए। बस तुम्हें उसी मौके की तलाश करनी होगी क्योंकि सोते वक्त ही तुम उसको मार सकती हो। हमें भी काफी समय बाद एक ऐसा ही मौका मिला था, लेकिन उस मौके को तुमने खराब कर दिया। अब ये सारी बातें सुनकर एमिली बहुत ही डर जाती है। फिर घर जाकर वो अपने सारे टेलीफोन फेंक देती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू फिश पॉन्ड के नीचे छुपा देती है। फिर लिली के वहां आते ही वो नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, लेकिन लिली उससे पूछती है कि क्या आप मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए गई थी, लेकिन एमिली इस बात से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो ऑफिस में जाकर नैन्सी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लिली के लिए फोस्टर पेरेंट्स मिले या नहीं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी लिली से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन नैन्सी बताती है कि अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं मिला। फिर एमिली लिली पर नजर रखने के लिए ग्रुप काउंसलिंग में भी जाती है और देखती है कि वो एक बच्ची के कानों में कुछ बोल रही है, लेकिन एमिली उसे तुरंत रोक देती है क्योंकि उसको दूसरी बच्ची की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसको अपने वश में करके कुछ उल्टा सीधा काम करवाएगी। फिर घर जाते वक्त एमिली लिली को कहती है कि आज के बाद तुम सिर्फ घर में ही रहोगी, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उस समय वो दोनों लिफ्ट के अंदर थे, तभी लिफ्ट अचानक से नीचे गिरने लगती है और ये देखकर एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उस समय लिली बहुत ही शांत खड़ी थी। तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अब जाकर एमिली को समझ में आता है कि ये उसका वहम था और इसके पीछे का कारण थी लिली। फिर एमिली लिली को घर छोड़ने के बाद सीधा माइक से मिलने जाती है और उसको भी ये सारी बातें बताती है, लेकिन माइक को तो उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं था। फिर रात को एमिली अपने घर पर आ जाती है और घर आकर अपने रूम के दरवाजे को लॉक कर लेती है और फिर वो अपने रूम में छिप जाती है। लेकिन तभी लिली दरवाजा पीटने लगती है और कहती है प्लीज मुझे अंदर आने दो, लेकिन एमिली उसको चिल्लाते हुए कहती है प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो जाती है। अब उसको ऐसा लगता है कि लिली यहाँ से चली गई, लेकिन तभी एमिली को अलमारी के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर वो देखती है कि वहां पर एक बहुत ही डरावना शैतान था। फिर वो अपनी जान बचाकर घर से बाहर जाने लगती है। वो शैतान भी उसका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बस दिखाई देती है। फिर जल्दी से वो उस बस में चढ़ने की कोशिश करती है और ड्राइवर को बताती है कि वो मुझे मार देगी, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन बस ड्राइवर हैरान था क्योंकि उसको उसके पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बस ड्राइवर एमिली को पागल समझकर उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर वो भागते हुए अपनी कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन लिली वहां पर पहले से ही मौजूद थी। फिर लिली उसको कहती है तुम डरो मत, अब से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर डर के मारे एमिली उसकी बात मान लेती है। तभी नेक्स्ट डे एमिली को पता चलता है कि लिली के लिए एक फोस्टर फैमिली मिल गई है, लेकिन अब एमिली नहीं चाहती थी कि लिली किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो खुद ही उसको जान से मारने के बारे में सोचती है। फिर जब रात को एमिली अपने घर लौटती है तो देखती है कि लिली बहुत ही अजीब तरीके से अपने मॉम डैड का मेंटल हॉस्पिटल वाला इंटरव्यू देख रही थी। उस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी।
फिर लिली कहती है कि देखा मेरी बात ना मानने का अंजाम, तुम उनसे मिली थी ना। तभी मेंटल हॉस्पिटल में लिली की माँ को भ्रम होने लगते हैं कि वो एक बड़े से ओवन के अंदर बंद है और उनका पूरा शरीर जल रहा है। फिर इसी सदमे के कारण उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उसके पिता के सामने एक पेशेंट बिल्कुल लिली की तरह ही खाना खा रहा था और फिर जैसे ही वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, फिर गुस्से में आकर वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और दोनों ही फोक से एक दूसरे को मार डालते हैं। अब जैसे ही एमिली को लिली के मॉम डैड की खबर मिलती है तो वो सीधा माइक के पास जाती है। अब उसको लग रहा था कि माइक उसकी बात पर यकीन कर लेगा। अब माइक भी ये सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वो उसको उस रात वाली डग और लिली की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। डग के मरने से ठीक पहले लिली ने एमिली के घर से ही उसको कॉल किया था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में लिली की आवाज धीरे धीरे एक आदमी में बदलने लगती है। अब वो भी समझ जाते हैं कि उन्हें अब लिली को मारना ही होगा, वरना वो और कई सारे लोगों की जान ले लेगी। फिर वो आज रात ही उसको मारने का प्लान बनाते हैं। फिर जैसे ही माइक अपनी कार में बैठकर एमिली के घर पर जाने लगता है कि तभी एक कुत्ता अचानक से उस पर हमला कर देता है। ये कुत्ता सिर्फ उसका भ्रम था और ये सब लिली ही करवा रही थी, क्योंकि माइक को कुत्तों से डर लगता था। फिर माइक खुद को बचाने के लिए उस कुत्ते को शूट कर देता है, लेकिन तभी एक गोली घूम घुमाकर खुद उसे ही लग जाती है और उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। अब जैसे ही एमिली को माइक की मौत का पता चलता है तो वो गुस्से में लिली पर चिल्लाने लगती है कि निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया है। तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे थे कि तुम एक शैतान हो, चली जाओ मेरे घर से। तभी लिली गुस्से में एक मर्द की आवाज में जवाब देती है कि एमिली, मैंने उसे नहीं मारा, इसलिए तुम मुझसे मत डरो। लेकिन एमिली तो डर के मारे कमरे में चली जाती है। फिर लिली जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, इसलिए एमिली बिस्तर के नीचे छुप जाती है। लेकिन लिली जल्दी ही दरवाजा तोड़कर बेड के नीचे देखने लगती है। उस समय उसकी आवाज कभी बच्ची में और कभी मर्द की आवाज में बदल जाती थी। फिर वो बिस्तर के नीचे छुपकर एमिली को कहती है, डरो मत, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, इसलिए बाहर आ जाओ। अब मजबूरन एमिली को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर हर रात की तरह एमिली उसे एक हर्बल टी देती है, जिसके अंदर वो बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देती है। फिर लिली के सोते ही वो उसके रूम का दरवाजा बंद कर देती है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। फिर बाहर जाकर उसको राहत की सांस मिलती है, लेकिन तभी कुछ देर बाद वहां पर फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि लिली उसके पास में खड़ी है। फिर लिली भागते हुए एमिली के पास आती है। फिर मजबूरन उसको पुलिस के सामने नाटक करना पड़ता है कि पता नहीं आग कैसे लग गई। फिर पुलिस वाले उनको आज रात सोने के लिए शेल्टर होम में भेज देते हैं। तभी रास्ते में लिली एमिली से सवाल करती है कि क्या तुम ठीक हो, क्यों ना हम शेल्टर होम की बजाय एक स्विमिंग पूल वाले होटल में चले। लेकिन एमिली अब लिली से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेती है और गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चलाने लगती है। लेकिन तभी लिली उसको एक भ्रम में डाल देती है। ये भ्रम था कि जब एमिली बहुत छोटी हुआ करती थी तो एक दिन उसकी माँ लापरवाही से गाड़ी चला रही थी। फिर एक एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसकी माँ की मौत हो जाती है। लिली जानती थी कि यही एमिली का डर है, लेकिन बहुत जल्द एमिली समझ जाती है कि ये भ्रम उसको लिली की वजह से ही आ रहे हैं। फिर वो खुद को संभालती है और कार को पानी में गिरा देती है। फिर धीरे धीरे कार के अंदर पानी भरने लगता है। तभी मौका देखकर एमिली लिली को डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से लिली अपने असली शैतानी रूप में आ जाती है। अब एमिली उससे बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो कार से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिली उसका पैर पकड़ लेती है। फिर काफी मेहनत मुशक्कत करने के बाद वो बचकर पुल के ऊपर चढ़ जाती है और डरते हुए पानी की तरफ ही देखती रहती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो शैतान अब पानी से बाहर निकलेगा। लेकिन कई देर तक कोई भी पानी में से बाहर नहीं निकलता। अब एमिली को यकीन हो जाता है कि लिली उसको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। दोस्तों, इस स्टोरी में लिली का पूरा नाम था लिलिथ, जिसका मतलब है एक शैतानी आत्मा। अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी ही मिलेंगे ऐसी और धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।